हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स बर्ड्स। बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये कॉस्ट अकाउंटिंग की जो क्लास है वो। आप लोगों को पता है कि BCOC 138 यानी जो बीकॉम लेवल का जो एग्जाम है आप लोगों का होने वाला है जून में। और आप लोगों को बहुत चिंता हो रही है इस सब्जेक्ट की, क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोगों की चिंता होना लाजमी है, और आप लोगों ने पूरे ईयर अगर पढ़ाई नहीं करी है तब भी आप मेरी कुछ वीडियोस को देखकर पास आराम से हो जाएंगे इस सब्जेक्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैं इसके ऊपर एक कोर्स भी है, लेकिन कुछ वीडियोस फ्री रहेंगी जिसमें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 वीडियोस दी जाएगी, और 4 से 5 वीडियोस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, जिसके बाद अगर आप ये चीजें कर जाते हैं तो इस सब्जेक्ट में आप लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो प्लीज बने रहिएगा ये वीडियो में। ये वीडियो बिल्कुल फ्री रहेगी यूट्यूब के ऊपर भी। जो बच्चे इस सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन पर जाके सबसे पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और फिर आप लोग कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, बहुत एक नॉमिनल प्राइस पे कोर्स को रखा गया है। चलो, ये एक फ्री वीडियो है, आप लोगों को आशा करती हूँ समझ में आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग देखो बेटा, जैसे आप लोगों की कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, सबसे पहले तो देखो, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को सिर्फ पास होने के लिए नहीं बल्कि चीजों को समझने के लिए। कल को आप काम भी करेंगे तो आप लोगों को चीजों की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट मतलब लागत, लागत लेखांकन, राइट। जैसे हर आप लोगों को पता है कि अकाउंटिंग की बहुत सारी ब्रांचेस है। 11th-12th में आप लोगों ने फाइनेंशियल पढ़ी थी। फिर ये कॉस्ट अकाउंटिंग यानी जब हम अपने हर एक प्रोडक्ट की लागत को देख रहे हैं कि कितनी लागत आ रही है और उसको कितना मार्केट में बेचा जाए, तो उस चीज के लिए अकाउंटिंग करना कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग को बेसिक कॉन्सेप्ट यानी यूनिट नंबर 1 आप लोगों का जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं वो चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को डीप में पढ़ना चाहते हैं तो आप कोर्स सर्च कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉस्ट क्या है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे कॉस्ट बोला जाता है। किसी भी आप प्रोडक्ट बनाना मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड में कन्वर्ट करने की। रॉ मटेरियल यानी जैसे आप लोगों ने शुगर बनानी है, ठीक है, तो गन्ने से चीनी बनाई है ना, गन्ने से चीनी बनाई, तो गन्ने से चीनी बनाने की प्रोसेस में जो खर्चा हुआ, जो आप लोगों को गन्ने खरीदने में पैसा दिया, जो आप लोगों ने जो वर्कर्स थे वो हायर करे होंगे कुछ, क्योंकि अकेले बंदे काम नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरा जब गन्ने से चीनी बनाई तो पूरी कॉस्ट आई, सपोज करो आप लोगों की 2,000 रुपए, तो इस कॉस्ट को ही लागत कहा जाता है। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्चुअल और नोशन। एक्चुअल मतलब जो मॉनेटरी टर्म में आप खर्च कर रहे हैं, और नोशन मतलब जिसको मॉनेटरी टर्म में यानी पैसों के रूप में मापा नहीं जा सकता, उस कॉस्ट को बोलते हैं। ठीक है, इनकर्ड ऑन एंड एट्रीब्यूएबल स्पेसिफिक एक्टिविटी और प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, हिंदी में भी आगे कंटेंट को गिवन है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही देख सकते हैं वीडियो को, और आगे कोर्स के नोट्स भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात, कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश करिए, ताकि जो बच्चे किसी भी रीजन से, जॉब के कारण या किसी भी रीजन से पढ़ नहीं पाए, वो आराम से इन क्रैश कोर्स के थ्रू आराम से अपनी ईयर को खराब होने से बचा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कॉस्ट बेसिकली बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन मेनली फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है, फिक्स मतलब एक, मैं बोल दूं फिक्स्ड है, मतलब अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे आप लोगों से कोई भी चीज, कोई भी रूम रेंट पे लेता है, तो उस बंदे की सैलरी आए या ना आए, आप लोगों को उसे रूम का रेंट देना ही होता है। तो ये किस तरह की कॉस्ट है? आप लोगों की फिक्स कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो अगर हम प्रोडक्ट को यूज करेंगे, चीज को यूज करेंगे तभी कॉस्ट आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। वेरिएबल मतलब अगर हम कमरे में बैठे हैं और हमने बत्ती जला रखी है तो ही बिजली का बिल आएगा। अगर हम कमरे में बैठे हैं और हमने बत्ती नहीं ऑन कर रखी है यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसका बिल नहीं आएगा। सेमी वेरिएबल जो आधी तो फिक्स होती है और आधी के बाद वेरिएबल होनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर जैसे हम कई बार देखते हैं दिल्ली में या गुड़गांव जैसे शहर में क्या होता है, 100 यूनिट तक कोई बिल नहीं है। अगर 100 यूनिट तक आप लोगों की पावर आ रही है, आप 100 यूनिट तक यूज कर रहे हैं, तो कोई बिल नहीं है दिल्ली में। फिर उसके बाद आप लोगों का बिल है, तो ये किस तरह की है? सेमी वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे तो आगे इन डिटेल में आगे चीजें पढ़ते हुए चलेंगे। मैं कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करवाने की कोशिश करूंगी। कॉस्टिंग क्या है?
कोस्टिंग, देखो कोस्ट के पीछे आईएनजी लग गया, यानी कोस्ट निकालने की प्रोसेस को कोस्टिंग कहा जाता है, यानी लागत निकालने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोस्ट अकाउंटिंग यानी लागत लेखांकन। आई होप क्लियर है। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कोस्ट, जो टेक्निक और प्रोसेस है असर्टेनिंग यानी कोस्ट को निकालने की। देखो बेटा नेक्स्ट पेज में हिंदी में भी कंटेंट को गिवन है, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही देख सकते हैं। टाइप ऑफ कोस्टिंग मेथड कितने हो सकते हैं, जॉब कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। ये एग्जांपल्स हैं, इन डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। कोस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसके अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं, चीजों की रिपोर्टिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज, मैन्युफैक्चर करने में गुड्स को और सर्विसेज को कितना खर्चा लगा है। इसके अंदर क्या क्या कोस्ट अकाउंटिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, कोस्ट कंट्रोल कि जितना मान लो किसी पेन को बनाने में मुझे 15 रुपए लग रहे हैं और मैं उसको बेच रही हूँ 17 रुपए में, तो हो सकता है मैं इसलिए कोस्ट अकाउंटिंग कर रही हूँ कि मुझे इसकी जो लागत है वो 15 रुपए से कम करके 10 में करनी है, तो कोस्ट कंट्रोल। कोस्ट रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कोस्ट कंट्रोल यानी मान लो मैंने सोचा था 17 रुपए मतलब 15 रुपए का पेन बन जाएगा लेकिन 17 में बना, तो ये तो करूंगी कोस्ट कंट्रोल, 2 रुपए कंट्रोल किया। कोस्ट रिडक्शन यानी 15 रुपए की चीज बन रही है 17 का बिक रहा है, तो मैं इसको और कंट्रोल करने के लिए यानी रिड्यूस करूंगी ताकि मैं मुनाफा ज्यादा कमा सकूं, तो 10 रुपए कोस्ट करना है, दैट इज कॉल्ड कोस्ट रिडक्शन। ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड डिसाइड करना और एक्चुअल जो कॉस्ट आ रही है उन सब उनको मैच करना, और रिडक्शन का मतलब ये होता है सब कुछ सही चल रहा है बट और भी मुनाफा ज्यादा कमाना चाहती हूँ तो कम करना चाहती हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एनालिसिस करना, फिर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक वैल्यूएशन जिसमें आप लिफो, फिफो, हिफो मेथड पढ़ते हैं, डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, इसलिए कोस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, फिर है कोस्ट सेंटर क्या है भाई, जैसे आप लोगों को कोस्ट कंट्रोल करना है तो हर एक चीज का एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए छोटे छोटे सेंटर बना लेते हैं, ए लोकेशन वाइज, पर्सन वाइज आइटम, यानी कोस्ट सेंटर क्या है, लोकेशन, अलोकेशन अ पर्सन आइटम ऑफ इक्विपमेंट विच कोस्ट आर असर्टेन और यूज फॉर कोस्ट कंट्रोल, जिसका कोस्ट असर्टेन करना है और यूज करेंगे कोस्ट कंट्रोल के लिए, राइट, उसे बोलते हैं कोस्ट सेंटर। आई होप क्लियर है। लाइक कोस्ट सेंटर हो सकता है प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कि किस चीज की तरफ हम ज्यादा ध्यान देंगे या किस किस चीज से हम काम शुरू कर रहे हैं। लागत लेखांकन, ये हिंदी में जो ऊपर वाला कंटेंट है वो हिंदी में गिवन है, यूं का यूं आप पढ़ सकते हैं। कोस्ट यूनिट में आप लोगों को बता चुकी थी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोस्ट, कोस्ट यूनिट क्या होती है, एक यूनिट ऑफ मतलब एक पर केजी, पर लीटर, पर आर निकालने की, पर आर, यानी आप लोगों ने बनाए 40 टन 40 टन गुड़ बनाया, ठीक है, गुड़ बनाया 40 टन जैगरी, राइट, गुड़ बनाया आप लोगों ने। अब पर टन कितनी खर्चा आया, तो पर टन निकाल रहे हैं तो उसे बोलते हैं कोस्ट यूनिट। ठीक है, पर केजी मतलब मिल्क कितना है, पर लीटर मिल्क कितना है, पर केजी फ्रूट कितना है, पर आर बिजली कितनी है, ऐसे, तो ये कॉस्ट यूनिट होती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज होने वाले डायरेक्ट चीजों को डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट चीजों को इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे अगर आप चाय बना रहे हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या है भाई आप लोगों की, कि भाई डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें चीनी चाहिए और दूध चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, बिजली चाहिए, आप लोगों को गैस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जब आप लोग मान लो आप लोगों को कोई ट्यूशन सेंटर है और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों की डायरेक्ट कॉस्ट एक टीचर चाहिए आप लोगों को और उनको पढ़ाने वाले लोग। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो गया, बिजली, लाइट, पंखा। अगर ऊपर एक पंखा चल रहा है और नीचे 10 लोग बैठे तो पंखा ये नहीं बोलेगा कि भाई 10 लोग बैठे तो मैं बिजली ज्यादा खाऊंगा, नहीं, एक बच्चा भी बैठा है तो भी बिजली उतनी ही खाएगा, अगर 10 बैठे तो भी उतनी ही खाएगा, राइट, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्टली, यानी अगर प्रोडक्ट मान लो अगर आप 3 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 3 बुक चाहिएगी, अगर आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो 10 बुक चाहिएगी, तो यानी बुक क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट यानी बिजली, यानी एक पंखा है और उसके नीचे एक बच्चा बैठा है तो भी वो उतनी बिजली खाएगा, 10 बच्चे बैठे हैं तब भी वो उतनी बिजली खाएगा, तो इनडायरेक्ट हो गया। ओवरहेड क्या होता है, ओवरहेड का दूसरा मतलब होता है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस समझ रहे हो, एक्सपेंसेस। बच्चों जिनको फेल होने का डर है प्लीज वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों को डर नहीं लगेगा इस यूनिट में, और अगर आपको समझ आता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मिनिमम प्राइस पे आप लोगों के लिए कोर्स रखा गया है, आप डाउनलोड करके कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स मतलब एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस, यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट
कोस्ट इनकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी इनडायरेक्ट कोस्ट को ही ओवरहेड बोला जाता है, उसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल दो या एक्सपेंसेस बोल दो। तो ये क्या हो गए, एफएएस यानी फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये हमारे हो गए इनडायरेक्ट कोस्ट। राइट, आई होप क्लियर है। आगे कोई शीट में हम चीजें पढ़ने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एक, जब पहले बना रहे थे सपोज करो 100 प्रोडक्ट, तो हमारे खर्चा आ रहा था 500 रुपए का, ठीक है। अब बनाने लग गए हम 101 प्रोडक्ट और अब खर्चा आ रहा है 510 रुपए का, तो एक प्रोडक्ट बढ़ाने से कितनी कॉस्ट बढ़ी, यानी 10 रुपए बढ़ी, तो उसे ही बोलेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है, एक टेक्निक है, एक मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, एक टेक्निक है वेयर ओनली वन वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू कॉस्ट यूनिट फिक्स आर द ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जहां पे एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया जाएगा प्रीडिटरमाइन कॉस्ट में कि हम इतने कितने पैन बना लेंगे, 50 मतलब 40 दिन में हम 50 पैन बना लेंगे, ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया। लेकिन बने कितने, मैंने देखा बने हमारे 40 पैन, तो ये कम क्यों बने, इसे बोलेंगे एक्चुअल, जो आप लोगों का प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट है और कंपेयर करेंगे एक्चुअल कॉस्ट से, उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वैसे हालांकि हम आगे वाली वीडियोस में इन चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बजट में बजट बनाते हैं आप लोग, वेयर अ सिस्टम वेयर बजट आर प्रिपेयर्ड और एक्चुअल बजट से कंपेयर किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बहुत बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों को पढ़नी है। हिंदी का कंटेंट भी साथ में गिवन है, आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को देख रहे होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस होता है वो क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है यानी लक्ष्य होता है वो क्या होता है, असरटेन करना कॉस्ट को निकालना, ठीक है, फिर उसके बाद कंट्रोल करना और रिड्यूस करना। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। यूजर कौन होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग का इंटरनल यूजर होते हैं, जो इंटरनली लोग होते हैं ना, वो अपने प्रोडक्ट की देख रहे हैं कितना कॉस्ट आएगा। लेकिन जो आप लोगों की फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो क्या होता है, उनका जो यूज है वो एक्सटर्नल भी करते हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स हो गए। फिर नेचर ऑफ रिपोर्ट्स, इसमें डिटेल्ड रिपोर्ट होती है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट की अलग अलग होगी। इसमें समराइज रिपोर्ट होगी, स्टैंडर्डाइज होगी और पीरियोडिकली होगी, यानी या तो क्वार्टरली होगी या एनुअली होती है। लीगल रिक्वायरमेंट, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर मैंडेटरी नहीं है। किनको मैंडेटरी है, सिर्फ कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज में ही मैंडेटरी है, लेकिन जो लीगली जो ऑल कंपनीज होती हैं उन सबको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनानी जरूरी है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो फ्यूचर ओरिएंटेड है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, पास्ट रिकॉर्ड्स करता है। जो फॉर्मेट होता है कॉस्ट अकाउंट में, कोई बेसिक फॉर्मेट नहीं होता है, कॉस्ट शीट होती है, ठीक है, लेकिन अपनी तरीके से आप बना सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें जितने भी अकाउंट्स है, जितने भी रिकॉर्डिंग है, गैप के थ्रू, यानी गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू और आईएफआरएस के थ्रू बनाए जाते हैं। एनालाइज होती है, जो कॉस्ट होती है उनका फंक्शनल बेसिस पे, डिपार्टमेंटल बेसिस पे और प्रोसेस बेसिस पे, लेकिन इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो आप लोगों का वैल्यूएशन होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसमें वैल्यूएशन मेथड होता है मल्टीपल वैल्यूएशन, जैसे लिफो फिफो, लेकिन इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो लोअर है उसके बेसिस पे होता है इन्वेंट्री। ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट इज ऑप्शनल, जो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑडिट है वो ऑप्शनल है, सिर्फ अप्लीकेबल होता है ओनली स्पेसिफिक केसेस में, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट जरूरी है, मोस्ट कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, ठीक है। और स्कोप है लिमिटेड टू कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और इसमें फाइनेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, इंटायर बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। आई होप सो क्लियर है बच्चों। और ये बहुत बहुत चांसेस, अगर मैं इस पूरी स्लाइड में, इस पूरी यूनिट में बोलूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये क्वेश्चन आएगा। हिंदी वालों को एक बार रीड कर लेना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है, वो लागत लेखांकन, लागत प्रोडक्ट जितने किसी चीज को बना रहे हो उसकी लागत निकालना और नियंत्रित करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है, इसलिए आप निकाल रहे होते हो। फिर उसके बाद व्यवसाय की रिपोर्ट की प्रॉफिट कमा रहे, लॉस कमा रहे, इस चीज के लिए निकाल रहे होते हो। जो लागत लेखांकन है वो आंतरिक प्रबंधन के लिए यूज किया जाता है, ये बाहरी के लिए भी किया जाता है। ये मैं पूरा करा चुकी हूँ, ठीक है, हिंदी में ही बताया पूरा मैंने, आप लोग हिंदी में एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है, आप लोगों की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ये है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट
या तो क्वेश्चन आप लोगों को डिफरेंस से पूछा जाएगा या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट से पूछा जाएगा इस यूनिट से क्वेश्चन। प्लीज इन दो क्वेश्चन को छोड़ के ना जाए, आप आराम से इस यूनिट से आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में ये चार्ट बनाना है आप लोगों को। बाय एलिमेंट कितने कॉस्ट है, बाय फंक्शन कितने कॉस्ट के टाइप से, बाय बिहेवियर, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय टाइम, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 5 तरीके की कॉस्ट बांटी गई बाय एलिमेंट, बाय फंक्शन, बाय बिहेवियर, बाय कंट्रोलेबिलिटी, बाय टाइम। समय के आधार पर, कंट्रोल के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, फंक्शन यानी फंक्शन के आधार पर, एलिमेंट के आधार पर। एलिमेंट के आधार पर मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, 3 तरह की कॉस्ट है। फंक्शन के आधार पर जो फंक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिहेवियर के आधार पर फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। कंट्रोल के आधार पर जिस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, किन कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड, वैसे इसके डिटेल नोट्स हैं लेकिन मैं यहीं पे पढ़ा दूंगी पूरा टॉपिक, फिर नोट्स को आप लोग खुद से रीड करेंगे। मटेरियल मतलब जितने भी किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होता है उसे मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैं बोलूं अगर मुझे एक पेन बनाना है तो पेन को यूज करने के लिए, पेन को बनाने के लिए मुझे शाही चाहिए, मुझे निब चाहिए, मुझे प्लास्टिक का कवर चाहिए, तो वो क्या है, मटेरियल है। तो मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट, जैसे मतलब कोई लेबर चाहिए ताकि वो काम करे और पेन को बनाए, तो लेबर कॉस्ट बोलते हैं उसको, क्योंकि उनको हम सैलरी देंगे पेन बनाने के, तो उसे बोलेंगे लेबर कॉस्ट आ रही है हमारी बहुत ज्यादा। एक्सपेंसेस मतलब कोई भी एक्सपेंसेस हो सकता है हमारा, जैसे बिजली का, पानी का, ये सब कुछ। फंक्शन मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन को करने में जितना कॉस्ट लगे, प्रोडक्शन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी पूरा बिजनेस को संभालने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे रिसेप्शन पे लोग आए, रिसेप्शन पे बिठाएंगे, है ना, कंज्यूमर की फीडबैक लेंगे, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, प्रमोशन करेंगे, उन सबके लिए जो कॉस्ट लगती है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल ऊपर मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। कंट्रोलेबल, ऐसी कॉस्ट जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसी कॉस्ट जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता उसे अनकंट्रोलेबल। कंट्रोल किनको किया जा सकता है, जैसे सपोज करो आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आप लोग को प्रोडक्ट बनाते बनाते क्या हो रहा है, आप लोग जो प्रोडक्ट है, सपोज करो आप लोगों का दूध है, आप दूध बेच रहे हो प्लास्टिक की पोली में, तो प्लास्टिक में ना जल्दी दूध फट जाता है, प्लास्टिक की थैली, तो आप क्या कर रहे हो, उस प्लास्टिक की थैली को रिप्लेस करके दूध को डब्बे में पैक करना शुरू कर रहे हो। तो ये क्या करा, इससे क्या हुआ, आप लोगों की जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई, आप लोगों का नुकसान होना कम हो गया। लेकिन अनकंट्रोलेबल, जैसे आप लोगों को पता है जो भी, जैसे ये चारा होता है, चारा, भैंस पशु का चारा है ना, तो इधर से उधर ले जाता है, चलो चारे को छोड़ो, पेट्रोल पेट्रोल मान लो लेकर जा रहे हो आप इधर से उधर, मान लो जयपुर से पेट्रोल खरीदा और आप दिल्ली जैसे शहर में पेट्रोल पंप खोल के बैठे हो, तो अगर आपने जयपुर से पेट्रोल ऑर्डर किया तो रास्ते में आते आते कुछ गैस के कारण, हवा के कारण कुछ उड़ जाएगा, उस मतलब वो हो जाएगा, समझ रहे हो ना, उड़ जाएगा कुछ। और पेट्रोल जैसे आपने खरीदा था 500 लीटर, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते वो गर्मी धूप के कारण क्या हो गया, इवेपोरेशन के कारण वो आधा खत्म हो गया, मतलब आधा तो नहीं, लेकिन आपने जब नपवाया तो वो 450 लीटर था, तो ये 50 लीटर क्यों नुकसान हुआ, जो आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते चाह कर भी, क्योंकि इन्वायरमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो उसे अनकंट्रोलेबल बोलेंगे। बाय टाइम, हिस्टोरिकल, यानी पहले की लगी हुई कॉस्ट को हिस्टोरिकल, और जो फ्यूचर में लगेगी उसे प्री डिटरमाइंड कॉस्ट बोलते हैं। आई होप क्लियर है। देखते हैं, अब बता चुकी हूँ मटेरियल कॉस्ट, जैसे प्रोडक्शन में डायरेक्ट वुड, जब अगर आप फर्नीचर का काम है तो लकड़ी खरीद के लाएंगे, और इनडायरेक्टली ग्लू, लुब्रिकेंट्स, ये सब लाएंगे। लेबर कॉस्ट यानी मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग आप करेंगे, सुपरवाइजर करेंगे, मेंटेनेंस स्टाफ रखेंगे, तो उसे लेबर कॉस्ट बोलेंगे। एक्सपेंसेस में बता चुकी हूँ, स्पेशल टूल, इनडायरेक्ट यानी डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट आप लोगों का ऑल कॉस्ट रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव बता चुकी थी, सैलरी और स्टाफ, ये सब हम लोग कर चुके हैं और हिंदी में भी आप लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का पक्का आता है, आप लोगों को याद रखना है, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोलेबल, जिसको नहीं कर सकते हैं उसको अनकंट्रोलेबल, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट है समरी, बता चुकी हूं मैं, ये आप लोग समरी टेबल एक बार पढ़ लेंगे। रिलीवेंट, इररिलेवेंट, जिसको कॉस्ट निकालते समय जिस कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है उसे रिलीवेंट कॉस्ट बोलते हैं, जिसको ध्यान में नहीं रखा जाता उसे इररिलेवेंट। बाय नॉर्मल के हिसाब से नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब पढ़ा चुकी हूं मैं, आप लोगों को एक बार रीड कर लेना है। अब है आप लोगों की टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। टेक्निक से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट रेयर पूछा जाता है।
आप लोगों से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, चाहकर भी नहीं भूलना है। देखो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ ये चीज, ठीक है। क्लासिफिकेशन से और डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों को पेपर में रखा मिलेगा। जो बच्चा ट्रस्ट करके चीजों को पढ़ लेगा वो फेल नहीं होगा, आई प्रॉमिस टू यू, ठीक है। टेक्निक ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है मैं बता चुकी हूँ कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट को ही आप लोगों को मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। अ टेक्निक वेयर ओनली वन वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर, उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। ये हो सकता है हिंदी का जो कंटेंट है वो आगे पीछे हो रखा हो, बट आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या होती है, जब एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जिसमें एक साथ एक इंडस्ट्री मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, उन सब की मतलब एक इंडस्ट्री की सारी चीजें एक साथ बनाई जाएगी। जैसे बेंचमार्किंग, या फिर मैं बोल लूं कि भाई जैसे मान लो एक लोट है, दवाई है, तो एक जैसी बनेगी सारी, तो उसे बोल देंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ठीक है। एक जैसी सी दवाई, यूनिफॉर्म होनी चाहिए उनकी कॉस्ट, यानी एक तरह से बैच कॉस्टिंग बोल दो, यूनिफॉर्म बोल दो, एक ही बात है। बट बैच कॉस्टिंग कई कई बार अलग अलग भी होती है, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हिस्ट्री में जो कॉस्ट लगी है किसी भी चीज को बनाने के लिए, मतलब पास्ट में, उसे बोलते हैं। एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग अ पीरियड रिकॉर्डेड एंड एनालाइज। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग में कई बार डिफरेंस पूछा जाता है। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों इंक्लूड होती है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। देखो समान लागत विधि मैं बता चुकी हूँ, ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को ही समान लागत विधि बोलते हैं। एक सेकेंड रुकना बेटा। एक जैसी लागत प्रणाली होती है जिसे एक ही उद्योग की कई कंपनियां अपनाती हैं। तुलना, मानक निर्धारण, तुलना यानी एक दूसरे का कंपेयर किया जा सके। मानक निर्धारण, जैसे आप लोगों का मैं बोलूं, जैसे बर्गर है, मैकडी का बर्गर है, सब आपने खाया तो भी सेम लगेगा, मैंने खाया तो भी सेम लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने खाया तो उसमें 2 टुकड़े पनीर के ज्यादा थे, आपने खाया तो नहीं थे। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग वहां जहां पे हमें एक जैसे प्रोडक्ट को बनाना होता है, ठीक है। बैच में, तो जिसमें बैच कॉस्टिंग मतलब एक जैसे प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बन के आता है, जैसे गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो अपनाती है उसे बैच बोलते हैं। जॉब कॉस्टिंग स्पेसिफिक ऑर्डर, मतलब हर एक बंदे की अलग अलग चॉइस होती है, स्पेसिफिक ऑर्डर और कॉस्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे आपने अगर घर बनवाना है तो आप अपने अकॉर्डिंग बनवाएंगे, मैंने अगर घर बनवाना है तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनवाऊंगी, तो उसे बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब मतलब जो मतलब हर बंदे की जॉब अलग अलग होती है ना, ऐसे सोच लो कि हर बंदे को अपने पसंद के अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनवाना होता है उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है उसे जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन, प्रिंटिंग, रिपेयर्स, राइट। और बैच कॉस्टिंग में क्या होता है, सभी को आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनने के लिए, अगर आप कोई मान लो आप पैरासीटामोल ले रहे हो और फ्लेक्सोन ले रहे हो, तो आपके पास जो फ्लेक्सन होगी या डिस्प्रिन होगी वो भी सेम होगी, मेरे पास होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसमें एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सारी प्रोसेस लगती है, जैसे ऑयल रिफाइनरी, जैसे पहले ऑयल बनाने के लिए सरसों डाली, सरसों को फाइन किया, फिर उसके बाद सरसों का कूड़ा निकाला, फिर उसके बाद हल्का ऑयल आया, फिर उसको छाना, फिर फाइन ऑयल आया। तो ये पूरी प्रोसेस क्या हुई, प्रोसेस कॉस्टिंग, जो एक बार में प्रोडक्ट नहीं बनता है, जो पूरी प्रोसेस लेती है, मास प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है बच्चों। मार्जिनल कॉस्टिंग मैं बता चुकी हूँ, एक समरी टेबल देख लेंगे, डिसीजन मेकिंग होती है और वेरिएबल कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं और एक्चुअल उन दोनों का जो वेरिएंस है वो वेरिएंस एनालिसिस या कॉस्ट कंट्रोल के टाइम काम आती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर रहे होते हैं। कॉमन यूज जो आप लोगों का मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका यूज मेक एंड बाय डिसीजन लेने में होता है और प्राइसिंग डिसाइड करने में। जो बजटरी होता है, बजटरी कंट्रोल, प्लानिंग और कंट्रोलिंग यानी ऑल इंडस्ट्रीज में हो रहे होते हैं। हिस्टोरिकल, जो रिपोर्टिंग के टाइम होता है कि पिछली बार कितनी कॉस्ट थी, इस बार कितनी कॉस्ट है, इस बार कितने प्रॉफिट कमा रहे हैं। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इंटर फर्म कंपैरिजन में काम आता है। और एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होती है। बैच कॉस्टिंग पर बैच होती है, जैसे टेक्सटाइल यानी कपड़ों का, और फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों का, ठीक है। जॉब कॉस्टिंग पर ऑर्डर यानी पर कस्टमर काम करते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्टिंग पर प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। आई होप क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
इसके बाद जो आप लोगों का कोस्ट शीट का फॉर्मेट होता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और इससे भी आप लोगों का यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन आता है। देखो वैसे आप लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा चौड़ा है, लास्ट में एग्जाम टाइम में कवर करना मतलब इतना मुश्किल हो पाता है, लेकिन अपने पूरे एक्सपीरियंसेस के साथ बता रही हूँ, अगर आपने इन चीजों को कवर कर लिया आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आपके यूनिट से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं वो चीजें लेकर चल रही हूँ, और आप लोग अगर ये चीजें कवर करके जाते हैं ना तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप सो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। देखिए तो आप लोगों का क्या करना है, ये कोस्ट शीट भी बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये कोस्ट शीट, ठीक है। आप लोगों को कुछ टिपिकल नहीं लगेगा, बस वीडियो में बने रहना है। ये कोस्ट शीट से रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बस वीडियो में बने। कोस्ट शीट के क्वेश्चन आप लोगों के पक्का आते हैं, और सिर्फ आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि अगर आप लोगों ने कोस्ट अकाउंट पढ़ा है और कोस्ट शीट नहीं आती तो मैं बोलूंगी ये बहुत शर्मनाक बात होगी आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए कि कोस्ट शीट क्या है और कैसे कोस्ट किसी भी प्रोडक्ट की निकाली जा सकती है, ठीक है। एक कोस्ट शीट है क्या, एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसके जहां पर शो किया जाता है कि कोस्ट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की कोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड है, और कैसे कोस्ट को सर्टेन किया जाता है और कैसे कोस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। पहले कोस्ट निकालेंगे तभी तो कंट्रोल करेंगे ना। तो सबसे पहले देखो, कोई भी कंपनी या एबीसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड या मंथ एंडेड कभी भी निकाल रहे हैं, पहले जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगी वो डायरेक्ट कॉस्ट यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, पहले डायरेक्ट कॉस्ट को देखेंगे। तो डायरेक्ट कॉस्ट में 3 तरह की कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी वो सारी सबको ऐड कर लेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेस, लेस क्लोजिंग, वो आ जाएगा आप लोगों का कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आप लोगों से पेपर में सीधा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो, तो आप लोगों को याद रखना है ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड करेंगे और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो आप लोगों का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। और जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है उनको ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो प्राइम कॉस्ट कैसे आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। फिर उसके बाद इसमें ऐड कर लेते हैं, क्या ऐड करेंगे कुछ चीज, फिर उसके बाद निकल के आएगी प्राइम कॉस्ट में, ये हिंदी में कुछ कंटेंट दिया हुआ है आप लोगों का। जब ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल लो या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बोल लो, ये ऐड कर देंगे तो आप लोगों की आ जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस, तो आप लोगों की आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। कई बार नेट फैक्ट्री कॉस्ट आप लोगों को निकालना रिक्वायरमेंट नहीं होता, सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड करिए, उससे आ जाएगी आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, या आप लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो आ जाएगी आप लोगों की जितने पे आप लोग बेच रहे हैं चीजों को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट, यानी जो जो कॉस्ट है सेल करने की उसमें टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ये आ जाएगी आप लोगों की सेल्स, ठीक है। आई होप क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे पहले सारी डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे तो उसे आएगा प्राइम कॉस्ट, एक बार इसको समराइज करके बताया भी गया है। देखो प्राइम कॉस्ट कैसे आया, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड कर दिया। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आया, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, जब प्राइमरी कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड कर लिया तो उसे बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद आप लोगों का आगे एक सेकेंड, हाँ अब आप लोगों का क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से सुनिए। फिर आप लोगों को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल को कैसे आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
और प्रॉफिट कैसे आएगा, जब सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे। और ऐसे कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों का पेपर में क्वेश्चन हो जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है 50,000, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ये सारी चीजें गिवन है, आप लोगों को कोशीट बनानी है। ठीक है, देखो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, डायरेक्ट कॉस्ट यानी आप लोगों का जो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आया था, डायरेक्ट मटेरियल प्लस ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, तो ये गिवन है, प्लस डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गया 75,000 प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, यानी 75,000 में 10,000 ये ऐड कर देंगे तो 85,000 फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे आएगा, फैक्ट्री जो कॉस्ट आई है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड यानी 7,000 ऐड कर देंगे तो 92,000, और फिर इसके अंदर 92,000 के अंदर 8,000 ऐड कर देंगे, कितने 92 के 8, यानी आप लोगों का जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो कैसे निकलेगा, 92,000 प्लस 4,000 माइनस 6,000, प्लस 4,000 किस चीज के करें हैं, ओपनिंग स्टॉक के और माइनस क्लोजिंग स्टॉक के, तो 92,000 के अंदर 4 ऐड कर दिए और लेस कर दिए तो 90 आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आ जाएगा, 90 प्लस सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो 98,000, और सेल्स कैसे आएगी, जब 98,000 के अंदर जो सेल्स वैल्यू है यानी आप लोगों की 10,000 है वो ऐड कर दी, वो क्या आई आप लोगों को, ये 10,000, देखो आप लोगों का एक सेकेंड वेट अ मिनट, हाँ ये रहा ना प्रॉफिट, ये रहा जो सेल है उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर दिया, उसके बाद आप लोगों की आ गई सेल्स वैल्यू। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है ऑलवेज एडजस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपरली, ओनली इंक्लूड प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, प्रोडक्शन से रिलेटेड कॉस्ट लेनी है बाकी नहीं लेनी है। पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्ट से डिवाइड कर देते हैं। बेसिक आप कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए आप लोग खुद से करके देखेंगे एक बार, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, ये कैसे निकलेगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज या ओपनिंग करा, परचेज जमा किया, माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, इससे आप लोगों का आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां तक ऐड कर लिया आप लोगों ने, तो यहां तक आप लोगों का आएगा, देखो ये करा, यहां तक आप लोगों का आया 52,000, इसके अंदर ऐड कर लिया डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये आ गया आप लोगों का 82,000। प्राइम कॉस्ट निकल के आया, इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया 15,000, 97,000 आ गया, इसमें ऐड करा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आप लोगों का आ गया 1,07,000, इसमें ओपनिंग ऐड कर दिया फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग लेस कर दिया 1,09,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, आप टोटल सेल निकालेंगे। आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक सेकेंड, ये हिंदी की वजह से, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे तो 8,000 आ गया, 8,000, एक सेकेंड, और आप लोगों का अब क्वेश्चन में जो पूछा है हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, बट अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं, टोटल कॉस्ट आ गई, ऐड कर देंगे प्रॉफिट 1,37,000। ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को देख लेने हैं, इसके बाहर आप लोगों के इस यूनिट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को देखो खुद से नहीं पढ़ते, एक टीचर पे ट्रस्ट करना जरूरी है। अगर आप लोगों को लगता है कि बिल्कुल मैं सारी चीजें, देखो बेटो आप लोग एग्जाम में बेफिक्र होकर जाएं, आप लोगों को इस यूनिट से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। मैं बता चुकी हूँ इस यूनिट का इंपॉर्टेंट कंटेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, कितने क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की, वो डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट शीट, ये छोड़कर ना जाए, ये 3 से 4 क्वेश्चन रेडी करके जाएं, आप लोगों का आराम से आप लोग पास होने का जुगाड़ कर लेंगे। आगे वाली यूनिट पेड रहेगी, पेड कोर्स आप ले सकते हैं, और ऐसे ही करके 3-4 वीडियो में मैं आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डर है वो उतार दूंगी, और आप आराम से पेपर में आराम से आप इन वीडियोस को देखकर पेपर को क्लियर कर सकते हैं। बट इन वीडियोस को कम से कम 3 से 4 बार देखकर जाएं, तभी आप लोगों का मटेरियल क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक बार ही पढ़ने के बाद एक बार कॉस्ट शीट को आप मतलब ये पूरा मटेरियल को बंद करके खुद से कॉस्ट शीट को बना के देखना है। अगर आप प्रैक्टिस करके देखते हैं तो आप लोगों को आराम से क्लियर हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, तो आप लोगों को ये पूरा याद रखना है कि कैसे क्या चीजें निकलती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव, मैं एंड करती हूँ इस वीडियो का। और अगर आप लोगों को जुड़ना है और भी चीजों को जानने के लिए, तो आप पेड कोर्सेज में जुड़ सकते हैं, एक मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है।
ठीक है, एक एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ, आप लोग बिल्कुल फेल नहीं होंगे। जब भी इस वीडियो को देखें प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे बच्चे ही मेरी पहचान है। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निशु यादव एंड करती हूँ इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।